हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम भोलेनाथ शुक्ला है और मैं आज आपके सामने कक्षा 10 की गणित विषय के साथ हाजिर हूँ। तो बच्चों, आज हमने जो चैप्टर लिया है वो है त्रिभुज। क्लास 10th में एक 6वां चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। सबसे पहली चीज जहां से क्लास 10th में त्रिभुज स्टार्ट होता है वो कॉन्सेप्ट है समरूप आकृतियों की, अर्थात समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, वैसे तो त्रिभुज के प्रकार और ये सब जो कुछ है ये सब छोटे क्लास की चीजें हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट क्लास 10th जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो वे आकृतियां जिनके आकार अर्थात शेप समान हो, यानी शेप समान हो परंतु उनकी साइज यानी आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है, ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप अगर अपने दैनिक जीवन में एक उदाहरण लेना चाहें तो जैसे हम किसी वस्तु का अगर फोटो लेते हैं मोबाइल में, तो वह वस्तु देखने में फोटो उसका एकदम वैसा ही होता है, लेकिन आकार क्या होता है, मतलब कि शेप कह सकते हैं कि हमारे फोटो का उस वस्तु से एकदम मिलता है, लेकिन आकार क्या होता है, आकार एकदम उस वस्तु के बराबर नहीं होता है, यानी कि साइज उसके बराबर नहीं होता है। तो यानी कि हम अगर किसी व्यक्ति का फोटो ले तो वह व्यक्ति और उसका फोटो मतलब आकार में शेप में तो समान होंगे परंतु आमाप उनके अलग अलग होंगे। तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। ये तो हमारे दैनिक जीवन का उदाहरण हो गया। जैसे मान लो आप ताजमहल देखते हो, अब आप ताजमहल की फोटो देखते हो और एक्चुअल में ताजमहल और ताजमहल का जो फोटो रहेगा उसका दोनों का आकार एक जैसा होगा लेकिन साइज अलग अलग होगी। जो वास्तविक ताजमहल है उसकी साइज तो बड़ी रहती है लेकिन फोटो में छोटा रहता है। तो यानी कि उनके साइज डिफरेंट हैं लेकिन आकार यानी शेप क्या है, सेम है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां बोलते हैं। ऐसे मान लो कोई वृत्त है, अब हम अपने मैथ से अगर एग्जांपल लें तो जैसे कोई एक वृत्त है, अब ये एक छोटा सा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कुछ और है। एक दूसरा वृत्त ले लीजिए, इसकी त्रिज्या कुछ और है, त्रिज्याएं अलग अलग है, फिर भी इनके मतलब जो शेप है वो क्या है, शेप जो है वो सेम है, ठीक है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियां बोलते हैं। अब जैसे आप रेखाखंड ले लीजिए, तो प्रत्येक रेखाखंड चाहे जिस माप का हो, ये क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। ऐसे आप किरण का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे किरण हो गया, ठीक है। अब किरण की माप हम जानते हैं, इसकी माप जो होती है वो अनिश्चित होती है, ठीक है, फिर भी ये हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। किरण की माप नहीं, मतलब इसको नापा नहीं जा सकता है एक्चुअल में, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसमें छोटा बड़ा कहना तो एक प्रकार से मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि किरण का तो अपना चाहे इतना छोटा बनाया जाए तब भी और इतना छोटा बनाया जाए तब भी इसको हम केवल प्रदर्शित कर सकते हैं। किरण को हम बोर्ड पे केवल या कॉपी में केवल प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे एक्चुअल में ड्रा नहीं किया जा सकता है, यानी खींचा नहीं जा सकता वास्तव में। जिसकी कोई लंबाई ही ना निश्चित हो, अर्थात अनंत लंबाई का हो, अनिश्चित लंबाई का हो, उसे हम कैसे खींच सकते हैं, केवल दिखा सकते हैं। इसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हो। जैसे हम वास्तव में किसी पेड़ का या किसी व्यक्ति का चित्र बोर्ड पे वास्तव में पेड़ नहीं उगा सकते, पर उसका एक चित्र बना के हम दिखा सकते हैं कि ये पेड़ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम किरण को या रेखा को केवल प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि रेखा का क्या होता है, दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तार होता है, और किरण में क्या होता है, एक अंतिम बिंदु होता है। तो रेखा चाहे हो जाए, कोई भी रेखा हो या किरण हो, ये सब समरूप आकृतियां हैं। ऐसे प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितना डिग्री का होता है, चाहे हम 1-1 सेंटीमीटर माप का कोई समबाहु त्रिभुज बनाए और चाहे उसकी माप 2 सेंटीमीटर की कर दें, और चाहे कितना भी, मतलब बस खास बात है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ 1-1 है, तो ये सब भी क्या होते हैं, समरूप आकृतियां होती हैं। ऐसे वर्ग, चाहे वो 1 सेंटीमीटर की, अगर किसी वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर ही हो
या फिर वो 4-4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग हो, या फिर कितनी भी लंबाई का हो, उसकी भुजा की माप कुछ भी हो सकती है, प्रत्येक वर्ग हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। तो ये कुछ समरूप आकृतियों के उदाहरण हो गए। अब हम देखते हैं सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सर्वांग सम, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो सर्व प्लस अंग प्लस सम, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो सर्व मिस होता है सभी, और अंग माने अवयव कह सकते हैं यहाँ पे, सभी अवयव, और सम मिस क्या होता है, बराबर। इसमें बराबर होने चाहिए, सर्वांग सम का मतलब सारे अंग बराबर होने चाहिए। अर्थात कोई भी दो आकृतियां सर्वांग सम तब कही जाएगी जब हम एक आकृति को दूसरे आकृति के ऊपर रखें और वो पूरा पहली वाली आकृति ढक जाए, ऐसा लगे कि हाँ बस एक ही आकृति है। जैसे मान लो कोई 2 एनसीईआरटी की किताबें हैं मैथमेटिक्स की, और उनकी जब हम एक किताब को दूसरे किताब के ऊपर रखेंगे और इस प्रकार रखें कि उनकी संगत जो मतलब भुजाएं हों, लंबाई के सापेक्ष रखा जाएगा और चौड़ाई पे रखा जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि एक ही किताब है। तो यानी कि पहली वाली किताब पूरी तरीके से दूसरी वाली किताब से ढक जाएगी। तो ये कंप्लीटली अगर ओवरलैप हो जाए, एक आकृति दूसरे आकृति के ऊपर पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाए, यानी कि उसको ढक ले, तब हम कहते हैं कि ऐसी आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां। तो इसकी परिभाषा क्या है, वह आकृतियां जिनके आकार यानी शेप, आकार तो समान होना ही चाहिए, साथ साथ तथा का मतलब कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तथा या और जहां भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए, तभी वो सर्वांग सम आकृतियां हो सकती हैं। यानी दोनों समान होना चाहिए, शेप एंड साइज दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है और एक मान लो कि चतुर्भुज है। अभी इन अगर ये देखा जाए तो इन दोनों आकृतियों की खास बात है कि इनके शेप ही समान नहीं है। अगर शेप ही समान नहीं है तो फिर हम सर्वांग सम नहीं कह सकते हैं। तो शेप और साइज का समान होना जरूरी है। अब मान लो बाय द वे एक त्रिभुज हो ही गया, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, लेकिन अब इनके आकार समान नहीं है, शेप समान हो और आकार न समान हो, तब भी ऐसे केस में वो सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि एक इस वाले त्रिभुज को इस पर रखे तो कम्प्लीटली एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब वो सर्वांग सम नहीं हुआ। तो अब सर्वांग सम आकृतियों की कुछ उदाहरण हम लेते हैं। जैसे सभी वृत्त जिनके त्रिज्याएं समान हो वो क्या होते हैं, सर्वांग सम। जैसे आप मतलब एक ही समय के दौरान जो सिक्के प्रिंट किए जाते हैं, यानी जो रुपया हम सिक्का देखते हैं, अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो एकदम फिट बैठेंगे, तो ऐसे सिक्के क्या है, सर्वांग सम। ऐसे आप और दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको देख सकते हो। और उसी के साथ अगला क्या है कि रेखाखंड जो समान साइज आमाप के हों, यानी उनका साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, माप सेम होनी चाहिए। मान लो एक रेखाखंड AB है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो अगर 2 ही सेंटीमीटर की कोई दूसरी रेखाखंड हो PQ, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार समान भुजा की लंबाई वाले समबाहु त्रिभुज, समान भुजा की लंबाई अर्थात तो कोई भी 2 समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाओं की लंबाई माप समान हो तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ऐसे समान माप की भुजा वाले वर्ग भी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो ये कुछ मतलब समरूप और सर्वांग सम आकृतियों के बारे में आपको मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्वांग सम आकृति और समरूप आकृतियों में क्या अंतर होता है। तो बच्चों देखिए, अब हम बता रहे हैं सर्वांग सम और समरूप आकृतियों में अंतर। तो अंतर क्या होता है, अब देखो, क्योंकि हमने एक चीज और देखना कि जो समरूप आकृतियों की परिभाषा है उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, सर्वांग सम आकृतियों की परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं कि ऐसी समरूप आकृतियां, ऐसी समरूप आकृतियों की परिभाषा है उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, सर्वांग सम आकृतियों की
परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं कि ऐसी समरूप आकृतियां, ऐसी तो ऐसी समरूप आकृतियां, यानी कि हम कह सकते हैं कि समरूप आकृतियों में ही अगर थोड़ा सा एक सुधार हो जाए, एक समरूप कोई भी दो समरूप आकृतियां हो, उनके अंदर थोड़ा सा एक चीज और अगर समान मतलब एक क्वालिटी और आ जाए कि उनकी साइज भी सेम हो जाए, तो ऐसी ही समरूप आकृतियों का नाम क्या पड़ जाता है? सर्वांगसम आकृति। जैसे मान लो कि दो आकृतियां समान हो, अर्थात जैसे मान लो दो सिक्कों का उदाहरण ले ले, एक मान लो 1 रुपए का सिक्का है और एक 10 रुपए का सिक्का है। अब 1 रुपए का सिक्का कुछ छोटा आकार में होता है, 10 रुपए का सिक्का जो होता है उसकी त्रिज्या कुछ बड़ी होती है। अब अगर दोनों सिक्कों की त्रिज्याएं भी समान हो जाए, यानी कि उनके आकार भी समान हो जाए, वो समरूप तो पहले से ही है सिक्के, क्योंकि उनकी शेप तो पहले से ही समान है। अगर समरूप आकृतियां हैं तो रूप का मतलब देखने में वो एक जैसी हूँ, रूप का मतलब देखने में एक जैसी हूँ कोई भी दो आकृति, तो उन्हें समरूप कहेंगे, रूप समान हो। तो अगर उनके समरूप आकृतियों के साइज भी समान हो जाए, तो ऐसे केस में ऐसी ही समरूप आकृतियों का नाम स्पेशल पड़ जाता है सर्वांगसम आकृति। यानी सर्वांगसम का जन्म किससे हुआ? समरूप से। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर्वांगसम आकृति और सर्वांगसम समरूप आकृति में क्या अंतर होता है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, अर्थात सर्वांगसम का जन्म किससे हुआ है? हम ये देखिए तो समरूप जो है इसी से पैदा हुआ क्या? सर्वांगसम। बस इसमें एक खास क्वालिटी और आ गई है, यानी कि सर्वांगसम कोई भी आकृति हो तभी होगी जब पहले नंबर पे वो समरूप होना चाहिए, समरूप होगा तभी सर्वांगसम हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या अंतर है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती हैं, परंतु प्रत्येक समरूप आकृति का सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। वही उदाहरण है, जैसे 10 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, जैसे मतलब वो क्या है? समरूप तो है, लेकिन उनका सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। वो सर्वांगसम हो सकते थे अगर उनकी त्रिज्याएं भी समान हो जाती, यानी कि उनकी साइज भी बराबर हो जाती। लेकिन आप कोई भी ऐसा सर्वांगसम आकृति नहीं बता सकते जो समरूप न हो। जो चीज सर्वांगसम होगी वो समरूप निश्चित रूप से होगी ही होगी। तो ये इस तरह से आपको स्मार्ट आंसर देना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृतियों में क्या अंतर है, तो आपको ये स्मार्ट आंसर देना है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती है, परंतु प्रत्येक समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। ऐसे ही मैथ में बहुत सारी चीजें विश्लेषण करने वाली होती हैं। जैसे कि मैंने क्लास 11th में जब आप जाओगे तो समुच्चय पढ़ोगे, तो उसमें भी आप देखोगे कि प्रत्येक समुच्चय जो होता है वो सदैव संग्रह होता है, लेकिन हर एक संग्रह का समुच्चय होना जरूरी नहीं है। ऐसे ही आप और अगर देखो तो भिन्न और परिमेय संख्या जब आप पढ़ते हो, तब भिन्न और परिमेय संख्या में भी क्या अंतर होता है कि प्रत्येक जो यानी भिन्न होती है वो सदैव एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या का भिन्न होना जरूरी नहीं है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो आप मैथ में हर एक जगह पे, हर एक चैप्टर में इन सब चीज़ों का हमें बहुत बारीकी से विश्लेषण करना चाहिए। जैसे कि 11th में जब आप जाओगे तो आप पढ़ोगे कि मतलब एक टॉपिक आता है, उसमें हम सम समुच्चय और समतुल्य समुच्चय की बात करते हैं, तो उसमें भी अंतर देखना होता है सम समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में। तो वहाँ पे भी आपको बताया जाएगा कि प्रत्येक जो यानी सम समुच्चय होते हैं वो हमेशा समतुल्य होते हैं, लेकिन हर एक समतुल्य समुच्चय का सम समुच्चय होना जरूरी नहीं है। तो इस तरह का अध्ययन हर एक जगह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी को मैथमेटिक्स में हम कहते हैं विश्लेषण करना, यानी कि चीज़ों के बारे में हमेशा हमें सोचना होता है, उनका विश्लेषण करना होता है। एनालिसिस इंग्लिश में इसे कहते हैं, एनालिसिस करना रहता है, तभी हम चीज़ों के बारे में अंतर कर पाते हैं। इस मतलब सर्वांगसम और समरूप दोनों एक ही चीज़ें होती तो फिर उनके नाम तो अलग अलग क्यों होते हैं। ऐसे हर एक मतलब सब्जेक्ट में होता है, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, हमें जैसा मतलब कोई वर्ड दिया होता है उसी के अनुसार उसका विलोम या पर्यायवाची भी बताना होता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि तो बहुभुज जो होते हैं उनके समरूप होने का
यहाँ पे हम सर्वांगसम का अध्ययन नहीं करने वाले हैं, बस इतना, ये सर्वांगसम आकृतियों का आप पहले ही 9th क्लास में त्रिभुजों की सर्वांगसमता पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें उनके समरूप होने का प्रतिबंध क्लास 10th में पढ़ना है। यानी कि पहले हम देखेंगे कि कोई बहुभुज कब समरूप होते हैं, उसके क्या प्रतिबंध है। उसके बाद स्पेशली हमें, क्योंकि इस चैप्टर का नाम त्रिभुज है, तो इसमें हमें त्रिभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध जो है उन्हीं का अध्ययन करना है। कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जब त्रिभुज यानी दो त्रिभुज हम समरूप कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम, यानी बहुभुजों की समरूपता का प्रतिबंध। हाँ तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि बहुभुज की समरूपता का क्या प्रतिबंध है, यानी कि दो बहुभुज कब समरूप होंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि बहुभुज होते क्या हैं। ठीक है, तो बहुभुज की परिभाषा क्या है कि रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। अब देखो, अगर आपको दो रेखाखंड दे दिए जाएं तो इससे क्या कोई घिरी आकृति आप बना सकते हैं? दो रेखाखंडों से कोई घिरी आकृति नहीं बन सकती। तो यानी कि घिरी आकृति होने के लिए कम से कम 3 रेखाखंडों का होना अनिवार्य है। तो हम मतलब कि अगर कहा जाए कि न्यूनतम रेखाखंडों से बनी हुई, यानी बहुभुज बनने के लिए न्यूनतम रेखाखंडों की संख्या क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि कम से कम 3 रेखाखंड होने चाहिए। यानी कि ये एक बहुभुज है। ऐसे आप कितनी भी रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति बना सकते हैं, ये सारे ही क्या कहलाते हैं? बहुभुज कहलाते हैं। तो ये सब बहुभुज है। अब ये कितनी भी भुजाओं के हो सकते हैं, जैसे अगर 5 भुजाएं हो तो उसे पंचभुज कहते हैं, 3 भुजाएं हो तो त्रिभुज कहा जाता है, 4 भुजाएं हो तो चतुर्भुज कहा जाता है, 6 भुजाएं हो तो षटभुज कहा जाता है, और 7 भुजाएं हो तो सप्तभुज, ऐसे 8 भुजाएं हो तो अष्टभुज। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके नाम होते हैं। अब कोई भी दो बहुभुज कब समरूप होंगे, यानी कि उनके रूप कब समान होंगे, तो पहली बात तो ये, तो कोई भी दो बहुभुज तभी समान मतलब समरूप हो सकते हैं जो पहला कंडीशन है कि समान भुजाओं की संख्या वाले। यानी कोई भी दो बहुभुज समान तभी मतलब समरूप तभी हो सकते हैं जब उनमें भुजाओं की संख्या समान हो। ये नहीं कि कोई त्रिभुज किसी चतुर्भुज के समरूप हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। और चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो बहुभुज तभी मतलब समरूप होंगे जब उनमें भुजाओं की संख्या समान हो। इसीलिए मैंने ये वाली चीज हाईलाइट कर दी है कि समान भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं। पहला कंडीशन, यदि संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हों। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम दो त्रिभुज ले लें, जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है ABC, ठीक है, और दूसरा एक त्रिभुज ले लेते हैं ये, इसका नाम है DEF। अब ये देखो, ये दो बहुभुज हैं और इनमें भुजाओं की संख्या समान है। अब ये अगर मान लो ये का करस्पॉन्डिंग एंगल D है, यानी एंगल ये D के बराबर हो, और एंगल B एंगल E के बराबर हो, एंगल C एंगल F के बराबर हो, तो पहली बात तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होनी चाहिए। और दूसरी बात, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। मान लो 2 3 5 है, अब ये 4 फिर 10 और 6 है, तो अब इनका अनुपात क्या आएगा? इनका अनुपात समान आएगा। संगत भुजा AB की संगत भुजा DE होगी, तो इसका अनुपात क्या होगा? 2/4। और ऐसे AC का DF होगा, इसका भी अनुपात 5/10, यानी इसका मान 1/2 आएगा, इसका मान भी 1/2 आएगा। ऐसे इसका अगर BC/EF निकाला जाए तो BC/EF भी आ जाएगा 3/6, यानी 1/2। तो इनके संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? समानुपात में हो जाएंगी। तो इस प्रकार से दो बहुभुज तभी समरूप होंगे जब ये दोनों शर्त पूरी हो जाए, अर्थात संगत कोण बराबर हो, तथा का मतलब ये भी शर्त पूरी हो कि संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी उनका अनुपात समान आना चाहिए। समानुपाती होने का मतलब अनुपात समान होना चाहिए।
तो ये है। इसके आगे हम देखेंगे कि दो त्रिभुज, अब इसी बहुभुज की समरूपता के आधार पर हम यहाँ पर त्रिभुजों की समरूपता का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट